अरे क्या हुआ? आराम से बैठो, आराम से बैठो, प्लीज बैठ जाओ। शोर मत मचाओ, बैठो बैठो बैठो। बैटरी डिस्चार्ज हो गई शायद। पीछे वाले बैठेंगे, थोड़ी वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। देखो ये नीचे दिखा रहा है डिस्चार्ज का सिंबल, या भरा हुआ है? ठीक है, ठीक है। बढ़ा दो थोड़ी सी। बैठिए बैठिए बैठिए। ये पहले पीछे वाले बैठ जाइए सारे। हम लोगों ने उग्रवादी चरण या उग्रपंथ के बारे में बातचीत की थी, और उग्रपंथी चरण के विषय में बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत की गई थी। भूमिका जैसे भूमिका, प्रमुख नेता, विचारधारा, उदय के कारण, कार्य प्रणाली एवं विचारधारा पहले बता दी, योगदान एवं उपलब्धियां, और सीमाएं या मूल्यांकन। ये सारे मुद्दे थे जिन पर हमें बातचीत करनी थी। इन सारे मुद्दों को केंद्र में रखकर या ध्यान में रखकर ही हमने उदारवादी संकल्पना पर भी बातचीत की थी, यानी उदारवाद के विषय में भी बातचीत की थी। और यही पैमाना या फिर यही मापक हमारा उग्रपंथ में भी चलेगा। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि कल हमने इसकी भूमिका को अच्छे तरीके से पढ़ लिया था कि कैसे कैसे उग्रपंथी चरण या कैसे उग्रवादी चरण की शुरुआत 1905 के बाद मानी जाती है, और इस चरण में नेता कौन कौन थे और ये क्यों हुआ था। तो हमने देखा था कि ये उदारवादियों की जो राजनीतिक प्रक्रिया थी वो निराशावादी, मांग के आधार पर और धीमी थी, जिसके परिणाम स्वरूप उग्रपंथ का उदय भारत में हुआ था। यदि हम रिपोर्ट के आधार पर इस बात को देखें तो उग्रपंथ का उदय बच्चों ऐसे नहीं हुआ कि जैसे पहले ही आप बंदूकें और गोलियां तानना आपने शुरू कर दी, राजनीतिक हत्याएं आपने शुरू कर दी। ऐसे नहीं होता है, बल्कि इसका विस्तार इस तरीके से हुआ कि पहले इसकी विचारधारा को बल मिला। पहले उग्रपंथ की एक विचारधारा को बल मिला, और सबसे पहले जो उदारवाद था और जो उसके नेता है यानी उसको मानने वाले, जब इन नेताओं ने लगभग 15 वर्षों तक ये देखा कि प्रक्रिया अत्यधिक धीमी है, ये प्रक्रिया अत्यधिक धीमी है, साथ ही साथ प्रक्रिया तो धीमी है ही, साथ ही साथ इनका जो कार्य पद्धति है वो भी उचित नहीं है। तो बच्चों उन्होंने कांग्रेस का नहीं, उदारवादियों का विरोध करना शुरू कर दिया, और अपनी विचारधारा को उन्होंने स्पष्ट करना शुरू कर दिया। ये बात 1905 के बाद शुरू होती है। कई सारे नेताओं ने इसमें विशेष रूप से भूमिका निभाई, चाहे बच्चों वो लाल बाल पाल हो, चाहे वो लाल बाल पाल हो, या फिर लाल बाल पाल के अलावा अरविंद घोष, अश्वनी कुमार दत्त जैसे नेता हो, इन सब ने भूमिका निभाई, विचारधारा इन्होंने दी। साथ में कुछ क्रांतिकारियों ने आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया, जिससे कि देखते ही देखते 1905 से लेकर 1919 तक क्रांतिकारी आंदोलन का चरण मुख्य रूप से देखा गया।
अब कल हमने क्रांतिकारी या उग्रपंथियों के उदय के कारण भी समझ लिए थे, विचारधारा कार्य पद्धति भी समझ ली थी, नेताओं के वक्तव्य भी समझाए थे कि किस नेता ने क्या कहा जिससे उग्रपंथ को बढ़ावा मिला, क्या विचारधारा सच में ऐसी थी कि उदारवादियों की आलोचना हो रही थी और इसका समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ा। तो हमने आपको बताया था कि इस संदर्भ में बाल गंगाधर तिलक की भूमिका क्या थी, लाला लाजपत राय की भूमिका क्या थी, विपिन चंद्र पाल की भूमिका क्या थी और अरविंद घोष ने किस प्रकार उदारवादियों की आलोचना की और अपनी नई विचारधारा को प्रस्तुत किया। ठीक है, ये सारी बात हमने बताई थी। फिर हमने बताया था कि गरम दल के उदय के कारण क्या है। तो सुधारवादी विचारकों ने उग्रवाद का मार्ग प्रशस्त किया, क्योंकि जो लोग बच्चों सुधार चाहते हैं, थोड़ा सा समझेंगे, जो लोग सुधार चाहते हैं वास्तव में वो किसी भी कीमत पर चाहेंगे कि उन्हें मिले, यानी सुधार उन्हें मिले। और जब वो किसी भी कीमत पर चाहेंगे तो वो अपने संगठन में भी यदि ये महसूस करेंगे कि हमारे संगठन में कोई अंतर है या हमारे संगठन में कोई कमी है तो उसको दूर करने का प्रयास भी वो करेंगे, क्योंकि उन्हें तो क्या चाहिए, सुधार चाहिए। बस यहीं से प्रक्रिया आरंभ हुई। जब उन्होंने उदारवादियों की नीतियों को देखा, उनकी कार्य पद्धतियों को देखा, उनकी मान्यताओं को देखा, उनके राष्ट्रीय आंदोलन में गतिशीलता को देखा, तो उन्होंने इसका विरोध करना शुरू किया और उन्होंने कहा कि ये मार्ग थोड़ा सा ठीक नजर नहीं आ रहा है, ये धीमा है, ये ब्रिटिशों के प्रति वफादारी दिखाता है जो हमें मान्य नहीं है। और उन्होंने उग्रवाद का मार्ग प्रशस्त किया। इस संदर्भ में बच्चों समाचार पत्रों की विशेष भूमिका रही। समाचार पत्रों की विशेष भूमिका रही, चाहे बंगाल में युगांतर जैसे समाचार पत्र हो, चाहे केसरी और मराठा जैसे समाचार पत्र हो, इन सब ने भूमिका, या फिर पंजाबी हो बच्चों, या फिर कौन हो, पंजाबी हो, इन सब समाचार पत्रों ने भूमिका निभाने का काम किया। राजनीतिक निराशा भी बच्चों उन्हें हुई थी क्योंकि उन्हें कुछ विशेष नहीं मिला था। साथ में बच्चों उन्होंने हिंदू धर्म का पुनरुत्थान पर भी बल दिया, क्योंकि देखो वह मार्ग भी तो तलाशना पड़ेगा जिससे कि बहुत गहराई से मुद्दे को उठाया जा सके और लोगों को समझाया जा सके। पहले तो आपको लोगों को इकट्ठा करना ही एक चुनौती का काम है। लोग घर से कैसे निकले, आप तक कैसे पहुंचे, तो इसके लिए धार्मिक सहारे की जरूरत है। तो हमने बताया था कि कैसे बच्चों तिलक ने धार्मिक महोत्सवों का सहारा लिया, साथ में भागवत गीता को माध्यम बनाकर अपना संदेश दिया कि नहीं दिया, ये सारे कारण थे। और बच्चों कर्जन की नीतियां, तो हमने बताया कैसे विश्वविद्यालय अधिनियम से जो सरकारी स्कूल है उनको एक तरीके से निजी विचारधारा के तौर पर संचालित करते हुए दिखाया गया। साथ में कर्जन की नीतियों में बंगाल विभाजन मुख्य रूप से है जिसने सबसे ज्यादा रोष व्यक्त किया। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की बात करें तो बच्चों जापान के द्वारा रशिया को पराजित करना, इथियोपिया के द्वारा इटली को पराजित करना, जिससे कि ये लगा कि भाई हम भी यदि क्रांति का मार्ग अपनाएंगे तो हम भी सफल हो जाएंगे। ये राष्ट्रवाद का भी कारण है और ये गर्म दल के उदय का भी कारण है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव आप राष्ट्रवाद के उदय में भी डाला था, हमने याद है, और आप गर्म दल के उदय में भी इसको डालेंगे, क्योंकि इससे उदारवादी प्रभावित कम हुए बच्चों, इससे उदारवादी प्रभावित कम हुए। क्योंकि यदि उदारवादी प्रभावित होते तो 1905 के बाद वे अपनी विचारधारा में परिवर्तन करते, जबकि ऐसा तो देखने को मिला ही नहीं। जब स्वदेशी आंदोलन हुआ 1906 में स्टार्ट बच्चों, तो स्वदेशी आंदोलन में भी उन्होंने इस बात को कि स्वदेशी और बहिष्कार के नारे को पूरे भारत में लागू करो। तो बच्चों इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि नहीं, ये बंगाल तक ही ठीक है। इसका मतलब अभी भी उनमें क्या है, हेजिटेशन है, और अभी भी वे शांतिपूर्ण तरीके से विरोध चाहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव, सशस्त्र क्रांति का प्रयोग अभी भी उन्हें प्रभावित नहीं कर पाया था। उग्रपंथी विचारधारा अभी भी उन्हें प्रभावित नहीं कर पाई थी।
जब उन्हें प्रभावित नहीं करेगी तो बच्चों उनमें वैमनस्य बनेगा। यस और नो, यानी दोनों में मतभेद बढ़ जाएंगे। ये मतभेद व्यक्तिगत स्तर पर, वैचारिक स्तर पर, कार्य पद्धति के अनुरूप, वर्ग भेद के अनुरूप जनरेट होंगे। यानी वर्ग भेद भी होगा, वैचारिक भेद भी होगा, साथ में व्यक्तिगत भेद भी होगा, कार्य पद्धति में अंतर भी होगा। होगा कि नहीं? तो इसलिए ये अंतर आगे करके दिखाई दी। भारत में बच्चों अकाल की स्थिति, जो भारत में ब्रिटिश शासन के वास्तविक शोषणात्मक स्वरूप को इंगित करती है कि भाई एक ऐसा देश और ऐसे देश के लोग, एक ऐसा देश जो खाद्यान्न के दृष्टिकोण से या बच्चों उत्पादन के दृष्टिकोण से बहुत शानदार भूमिका निभाता है, उसके लोग यदि अकाल से मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, तो इसका मतलब हमें उन नीतियों का परीक्षण करना पड़ेगा जो नीतियां ब्रिटिशों के द्वारा लागू की गई। हमें उन नीतियों का परीक्षण करना पड़ेगा। और बच्चों इन्होंने इन नीतियों को जहां उदारवादी इन नीतियों को बताते ही नहीं थे और वो वफादारी प्रकट करते थे, वहीं बच्चों उग्रवादियों ने अपने समाचार पत्रों, अपने भाषणों और अपनी सभाओं के माध्यम से लोगों को ब्रिटिश शासन की न्यायप्रियता पर क्वेश्चन मार्क लगाकर बताया। साथ में बताया कि आपके आर्थिक पिछड़ेपन का यदि कोई कारण है तो वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश शासन है। तो बच्चों लोगों को ये बात ना ज्यादा नजदीक लेकर आई, एज कंपेयर टू उदारवाद, ज्यादा नजदीक लाई। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जनसाधारण, यानी जो ग्रामीण बच्चों वर्ग है या फिर निम्न वर्ग है, आप दोनों कह लो, दोनों की यदि हम बात करें तो नरम दल की अपेक्षा गरम दल ने इन लोगों को ज्यादा प्रभावित किया। अब इस बात को छोड़ दो बच्चों कि उन्होंने तरीका क्या अपनाया, चाहे उन्होंने तरीका कोई भी अपनाया हो, लेकिन उन्होंने प्रभावित तो किया। यानी कि जन चेतना का विस्तार उन्होंने एक तरीके से किया, जन चेतना बढ़ाई उन्होंने, तो ये किया। तो बच्चों गर्म दल के उदय के कारण हमने आपको लिखवाए थे ना, शायद बस यहीं तक किया था हम लोगों ने। आज हमें इससे थोड़ा सा आगे बढ़ना है। एक बार दिखाओ बेटा कॉपी, कितने कारण हमने लिखवाए थे? 3 ही कारण लिखवाए थे। हाँ तो फिर कुछ और भी कारण अभी लिखने हैं। हाँ, कर्जन का प्रशासन, डन 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 बेटा, ठीक 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 है। इसमें और लिखो बेटा, इसमें नेक्स्ट कारण लिखो, उग्रपंथ के उदय में समाचार पत्रों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। जैसे तिलक का मराठा और केसरी, जैसे तिलक का मराठा और केसरी, अरविंद घोष का युगांतर, अरविंद घोष का युगांतर और लाला लाजपत राय का पंजाबी, इत्यादि पत्रों ने
न केवल ब्रिटिश शासन, न केवल ब्रिटिश शासन की आलोचना की, न केवल ब्रिटिश शासन की आलोचना की, बल्कि उसका शोषण युक्त चरित्र, उसका शोषण युक्त चरित्र उजागर किया, शोषण युक्त चरित्र उजागर किया। नेक्स्ट, हिंदू धर्म के पुनरुत्थान का प्रयास भी, हिंदू धर्म के पुनरुत्थान का प्रयास भी उग्रपंथी नेताओं ने किया, उग्रपंथी नेताओं ने किया। नेताओं ने किया, साथ ही नेताओं ने किया, साथ ही उन्होंने उन्होंने धार्मिक गतिविधियों को भी अपने विचारों अपने विचारों के प्रसार का अपने विचारों के प्रसार का आधार बनाया, आधार बनाया। इस संदर्भ में तिलक द्वारा शिवाजी और गणपति महोत्सव, शिवाजी और गणपति महोत्सवों, शिवाजी और गणपति महोत्सवों के आयोजन ने विशेष भूमिका निभाई, के आयोजनों ने विशेष भूमिका निभाई। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव भी, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव भी उग्रपंथी विचारधारा पर दिखाई देता है, उग्रपंथी विचारधाराओं पर दिखाई देता है। जैसे 1905 में जापान के द्वारा, जैसे 1905 में जापान के द्वारा रूस को, जापान के द्वारा रूस को और इथियोपिया के द्वारा इटली को पराजित करना, इटली को पराजित करना स्वाभाविक है इन घटनाओं ने
उग्रपंथियों को यह अनुभव कराया कि ब्रिटिश शासन का भी उन्मूलन किया जा सकता है। ब्रिटिश शासन का भी उन्मूलन किया जा सकता है और क्रांति के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है और क्रांति के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। भारत में नेक्स्ट, भारत में अकालों के प्रभाव से भारत में अकालों के प्रभाव से ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों की पोल खुल गई। आर्थिक नीतियों की पोल खुल गई और उनका शोषणात्मक चेहरा सामने आया और उनका शोषणात्मक चेहरा सामने आया। तो बच्चों ये सारे कारण हैं भारत में उग्रपंथ के उदय के। अब इसमें हमें एक बात और देखनी पड़ेगी बच्चों कि ये तो उग्रपंथ का उदय हो गया, लेकिन एक बात बताओ मुझे सिर्फ कि क्या बच्चों भारत में उग्रपंथ का कोई योगदान ही नहीं है? क्या भारत में उग्रपंथियों या उग्रपंथ का कोई योगदान नहीं है? उग्रपंथ का योगदान नहीं है, तो हमें एक बार इसके योगदान पर भी चर्चा करनी है। यानी बच्चों क्या कंट्रीब्यूशन है, या बच्चों इसका महत्व क्या है? ये आप ओब्लिक करके ये आप महत्व भी कह सकते हैं, ये आप सिग्निफिकेंस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सिग्निफिकेंस भी कह सकते हैं। ये उनका महत्व ही तो है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बच्चों इसका योगदान और इसका महत्व एक ही बताओगे, इसकी देन एक ही तो बताओगे कि क्या दिया हमने, उग्रपंथियों ने हमें क्या दिया। तो जैसे बच्चों पहली बात उन्होंने क्या दी, यदि हम इस पर विचार करें तो बच्चों उन्होंने पहली बात यह है कि उन्होंने जनसाधारण या निम्न वर्ग को निम्न वर्ग को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा, जोड़ दिया। पहली तो बात यह है, राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा। दूसरा योगदान बच्चों उन्होंने ये है उनका कि उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को एक गति दी, राष्ट्रीय आंदोलन को गति देने का कार्य किया। राष्ट्रीय आंदोलन को गति दी बच्चों, जहां 1905 से पहले कोई बड़ा आंदोलन दिखाई नहीं देता, वहीं 1905 के बाद कई आंदोलन दिखाई देते हैं।
यस और नो? तो राष्ट्रीय आंदोलन को क्या दी? गति दी। साथ में बच्चों क्रांतिकारी आंदोलन भारत के विभिन्न भागों में ही नहीं, क्रांतिकारी आंदोलन का विस्तार भारत के विभिन्न भागों में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हुआ, भारत में भी हुआ और विदेशों में भी हुआ। यस और नो? ये भी बच्चों उनके कारण ही हुआ, उनके कारण ही हुआ। साथ में बच्चों स्वदेशी और बहिष्कार जैसे नारे, स्वदेशी और बहिष्कार जैसे नारे, बहिष्कार जैसे नारे उग्रपंथियों ने ही दिए। जैसे नारे उग्रपंथियों ने ही दिए बच्चों, कि स्वदेशी का पालन करो और विदेशी का क्या करो? बहिष्कार दिया। इससे पहले इस बात की हिम्मत उदारवादी जुटा ही नहीं पाए थे कि वे ये कह सके कि हम स्वदेशी और बहिष्कार की बात करें। एक और कारण है बच्चों, और वो है स्वराज। स्वराज को इन्होंने पूर्ण स्वराज के रूप में परिभाषित किया। के रूप में क्या किया? परिभाषित किया। क्योंकि जब उनसे पूछा गया कि व्हाट इज स्वराज, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्वराज, तो उन्होंने बताया डोमिनियन स्टेटस। लेकिन जब इन्होंने से पूछा गया तो इन्होंने बताया कंप्लीट इंडिपेंडेंस। क्या बताया? कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो बच्चों ये प्रभाव भी विशेष रूप से इनका दिखाई दिया। दूसरी बात बच्चों, क्रांतिकारी संस्थाएं भारत के विभिन्न भागों में क्रांतिकारी संस्थाओं की स्थापना हुई। भारत के विभिन्न भागों में क्रांतिकारी संस्थाओं की स्थापना हुई। फॉर एग्जाम्पल, बंगाल में अनुशीलन समिति, स्वदेश बांधव समिति, साथ ही महाराष्ट्र में आर्य बांधव समिति, हिंदू धर्म संघ, मित्र मेला जिसे बाद में अभिनव भारत समाज कहा गया, ठीक है। और पंजाब में बच्चों अंजुमन मुहिब्बाने सभा जैसी संस्थाओं का गठन हुआ, जो भारतीय क्रांतिकारी घटनाओं को और भारतीय क्रांतिकारी विचारधारा को आगे बढ़ाती हुई दिखाई देती है। और बच्चों विदेशों में, चाहे वो गदर हो, चाहे वो इंडिया हाउस हो, चाहे वो होम रूल इंडिया होम रूल सोसाइटी हो श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा, और या बच्चों मैडम भेकाजी कामा हो जो जर्मनी के स्टुटगर्ट में तिरंगा झंडा फहराने का काम करती है, ये सब कार्य भी क्रांतिकारी घटनाओं के प्रभाव से ही तो हुए। तो ये इनका क्या कम प्रभाव है? ज्यादा प्रभाव है। बंगाल का विभाजन बच्चों जितने सशक्त रूप से इन्होंने किया, इतने सशक्त रूप से उदारवादी इस विभाजन को नहीं कर सकते थे। बंगाल के विभाजन से ही आगे चलकर बच्चों राष्ट्रीय चेतना का क्या हुआ? विस्तार हुआ। राष्ट्रीय चेतना का क्या हुआ? विस्तार हुआ। तो ये उग्रपंथ का क्या है? योगदान है। ये उग्रपंथ का क्या है बेटा? योगदान है। ये विचारधारा तो आपको बताई दी थी कल पूरी, ये योगदान है बच्चों। और हाँ, एक बड़ा योगदान तो बच्चों सबसे बड़ा, छात्रों और युवाओं को सबसे ज्यादा राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने का काम इन्होंने किया। छात्रों और युवाओं को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने का काम किसने किया? इन्होंने ही किया, ठीक है। तो ये इनका काम है। और बच्चों इन्होंने त्याग और बलिदान की परिभाषा को बताया, और बताया कि त्याग और बलिदान के बिना स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। और त्याग का मतलब यहाँ प्राणों के त्याग से भी है, प्राणों के त्याग से भी है। तभी तो बच्चों चापेकर बंधुओं ने रैंड एंड हेमहर्स्ट, और बच्चों अनंत लक्ष्मण करकरे ने जैक्सन, और बच्चों आपको पता है कि तमाम जगहों पर करजन वायली हट, जो कि बच्चों मदनलाल धिंगरा ने,
है ना, जो भारतीय परिसचिव के सलाहकार के रूप में थे, उनकी हत्या, ये सब प्रयास और इन सब संस्थाओं का विकास भी इन्हीं के कारण हुआ। पहले बच्चों राष्ट्रीय आंदोलन 1905 से देखोगे तो 1905 से पहले पहले उसका स्वरूप बिल्कुल अलग दिखाई देता है, उसकी मांग, उसकी कार्य पद्धति अलग है। लेकिन बच्चों आंदोलनों को नया स्वरूप देने का काम भी किसने किया? उग्रपंथियों ने, और गांधी जी के लिए एक भूमिका तैयार करने का काम किया। जब गांधी जी आए तो उन्हें स्वदेशी और बहिष्कार के नारों को परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उन्होंने कहा ये तो स्वयं ही परिभाषित है, ये सारी चीजें क्या है, स्वयं परिभाषित है। तो ये सब योगदान किसके है? उग्रपंथ के है। लिखे बेटा, लिखे। योगदान, उग्रपंथी नेताओं ने, पहला पॉइंट, उग्रपंथी नेताओं ने योगदान, उग्रपंथ का योगदान, उग्रपंथी नेताओं ने उग्रपंथी नेताओं ने जनसाधारण या निम्न वर्ग को जनसाधारण या निम्न वर्ग को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा, निम्न वर्ग को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा। नंबर 2, 1905 से पहले जहां राष्ट्रीय आंदोलन की गति 1905 से पहले जहां राष्ट्रीय आंदोलन की गति अत्यधिक धीमी रही, राष्ट्रीय आंदोलन की गति अत्यधिक धीमी रही, वहीं 1905 के बाद 1905 के बाद राष्ट्रीय आंदोलन में गतिशीलता और आक्रामकता, गतिशीलता और आक्रामकता देखी गई, गतिशीलता और आक्रामकता देखी गई, देखी गई। नेक्स्ट, उग्रपंथियों की विचारधारा से प्रभावित होकर ही, उग्रपंथियों की विचारधारा से प्रभावित होकर ही देश के विभिन्न भागों, देश के विभिन्न भागों और विदेशों में भी क्रांतिकारी संस्थाओं, क्रांतिकारी संस्थाओं का उदय हुआ, क्रांतिकारी संस्थाओं का उदय हुआ जिन्होंने सशस्त्र क्रांति, जिन्होंने सशस्त्र क्रांति या सशस्त्र क्रांति पर भी बल दिया, पर भी बल दिया, पैराग्राफ चेंज, पर भी बल दिया, पैराग्राफ चेंज। जैसे बंगाल में, जैसे बंगाल में अनुशीलन समिति, जैसे बंगाल में, जैसे बंगाल में अनुशीलन समिति
और स्वदेश बांधव समिति, अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति और स्वदेश बांधव, और स्वदेश बांधव समिति, कोमा महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में हिंदू धर्म संघ, हिंदू धर्म संघ, हिंदू धर्म संघ आर्य बांधव समिति, आर्य बांधव समिति, आर्य बांधव समिति और अभिनव भारत समाज, और अभिनव भारत समाज इत्यादि। पंजाब में, पंजाब में, पंजाब में अंजुमन मोहब्बाने सभा, पंजाब में अंजुमन मोहिब्बाने, अंजुमन मोहिब्बाने सभा का गठन, जिससे अजीत सिंह, नाम जानते हो बेटा, जिससे अजीत सिंह एवं सूफी अंबा प्रसाद, सूफी अंबा प्रसाद जुड़े थे। सूफी अंबा प्रसाद जुड़े थे। फिर पैराग्राफ चेंज। विदेशों में, विदेशों में, विदेशों में जैसे, जैसे अमेरिका, जैसे अमेरिका, अमेरिका में, अमेरिका में हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, हिंद एसोसिएशन, हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, कोमा गदर आंदोलन, गदर आंदोलन, गदर आंदोलन ब्रिटेन या इंग्लैंड में, इंग्लैंड में, इंग्लैंड में इंडिया होम रूल सोसाइटी, इंडिया होम रूल सोसाइटी, सोसाइटी या इंडिया हाउस, या इंडिया हाउस इत्यादि, इंडिया हाउस इत्यादि 1907 में, नेक्स्ट 1907 में मैडम भीकाजी कामा, मैडम भीकाजी कामा कामा ने, मैडम भीकाजी कामा ने जर्मनी के, जर्मनी के स्टुटगार्ट, जर्मनी के स्टुटगार्ट में तिरंगा झंडा, तिरंगा झंडा फहराने का कार्य किया।
तिरंगा झंडा फहराने का कार्य किया। पैराग्राफ चेंज। उल्लेखनीय है कि उल्लेखनीय है कि उल्लेखनीय है कि इन सभी संस्थाओं ने न केवल क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया, न केवल क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया, बल्कि त्याग और बलिदान की नई मिसाल त्याग और बलिदान की नई मिसाल दी त्याग और बलिदान की नई मिसाल दी। तो प्यारे बच्चों, ये भी एक बात है कि त्याग और बलिदान की नई मिसाल देने का काम किया किसने? बिल्कुल, इन सब संस्थाओं ने। तो ये लोग जब इस घटना को अंजाम दे रहे थे, तो जो ग्रामीण है या निम्न वर्ग है बच्चों, वे कितने प्रभावित हो रहे होंगे और त्याग और बलिदान को वे कैसे देख रहे होंगे? यस और नो? तो ये इनका सबसे बड़ा योगदान है। ये उग्रपंथ के बाद ही तो हुआ। ये सारी संस्थाएं 1905, 6, 7, 1902, 3, 4, 5, 6, 7 में बनी हुई है। यस और नो? बस एक गदर को छोड़ दो जो कि 1913 की बात है, तो बाकी तो सब बनी है। अब यहां पर एक बात देखो बच्चों, तो क्या है योगदान? तो गतिशीलता दी कि नहीं दी? आंदोलन का विस्तार विदेशों में और भारत में किया कि नहीं किया? ठीक है, लिखो। उग्रपंथी, नेक्स्ट, उग्रपंथी नेताओं ने, हम ये मानकर चल रहे हैं कि तुम्हें इंडिया हाउस, आर्य बांधव समिति, स्वदेशी बांधव समिति, इन सबके बारे में पता है क्योंकि हमने तुम्हें पढ़ाया था। ठीक है, तो मेंस में बच्चों हमें बस इनका ऐसे ही वर्णन करना है। प्री में हमें देखना है कब स्थापित हुई, इनके संस्थापक कौन थे, है ना? हम यहां भी लिखने को लिख सकते हैं, बट आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम तो योगदान बता रहे हैं ना बेटा। तो योगदान में हम बस संस्था के नाम बता रहे हैं और हम जानते हैं और एग्जामिनर भी जानता है कि सारी संस्थाएं क्या है, क्रांतिकारी है और इनका योगदान है, तो इसलिए हमें संस्थापक लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, लिखो। उग्रपंथियों ने उग्रपंथी नेताओं ने, अच्छा, तो उग्रपंथियों ने गलत कह दिया था क्या? लेकिन तुम एक शब्द नहीं हिलने दोगे। लिखो, उग्रपंथी नेताओं ने स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वदेशी बहिष्कार के दौरान स्वदेशी बहिष्कार जैसे नारे दिए, जैसे नारे दिए, जैसे नारे दिए। उन्होंने बहिष्कार को ब्रिटिश शासन के बहिष्कार के रूप में, उन्होंने बहिष्कार को ब्रिटिश शासन के बहिष्कार के रूप में परिभाषित किया। ब्रिटिश शासन के बहिष्कार के रूप में परिभाषित किया, परिभाषित किया। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, उग्रपंथियों ने
उग्रपंथियों ने स्वराज का अर्थ उग्रपंथियों ने स्वराज का अर्थ पूर्ण स्वराज उग्रपंथियों ने स्वराज का अर्थ पूर्ण स्वराज बताया। स्वराज का अर्थ पूर्ण स्वराज बताया, जबकि जबकि उदारवादियों ने इसे डोमिनियन स्टेट या डोमिनियन स्टेटस जबकि उदारवादियों ने इसे डोमिनियन स्टेटस के रूप में परिभाषित किया था। डोमिनियन स्टेटस के रूप में परिभाषित किया था। ये भी तो बच्चों एक योगदान है, यस और नो? ये भी क्या है? एक योगदान है, बल्कि आप तो कहो बड़ा योगदान है ये, है कि नहीं? कि भाई आप स्वराज की परिभाषा कर रहे हो तो हमसे पूछो कि स्वराज की परिभाषा सही मायने में क्या है ना? तो ये स्वराज की परिभाषा उन्होंने बताई। जैसे बच्चों पूरा हमने आपको बताया कि कैसे कैसे इन्होंने विचारधारा और ये जैसे योगदान लिखो। नेक्स्ट पॉइंट, उग्रपंथियों के प्रयासों से ही उग्रपंथियों के प्रयासों से ही राष्ट्रीय आंदोलन को एक सामाजिक आधार एक सामाजिक आधार मिला। एक सामाजिक आधार मिला। अब आप सोच रहे होगे बेटा कि कैसे मिला? तो सामाजिक आधार की जब बात हो रही है, इसका मतलब ये है कि सामाजिक भागीदारी बढ़ी होगी। और सामाजिक भागीदारी के रूप में देखें तो दो वर्ग बच्चों मुख्य रूप से जुड़े। जैसे एक था युवा वर्ग, क्या है? युवा वर्ग। दूसरा है छात्र वर्ग। ये तो बच्चों आंदोलन से अब तक दूर ही थे, ये भी आंदोलन से जुड़ने लगे। तो बताइए उसका सामाजिक आधार बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? इन्होंने बढ़ाया। लिखिए, जैसे जैसे इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन से युवाओं और छात्रों को जोड़ने युवाओं और छात्रों को जोड़ने युवाओं और छात्रों को जोड़ने का प्रयास किया। छात्रों को जोड़ने का प्रयास किया। नेक्स्ट लिखो बच्चों, नेक्स्ट लिखो। उग्रपंथियों ने स्वदेशी और बहिष्कार जैसे नारों को राष्ट्रीय आंदोलन के मुख्य हथियार बनाए, जिससे गांधीवादी आंदोलनों गांधीवादी आंदोलनों
का आधार तैयार हुआ, का आधार या भूमिका तैयार हुई। और बच्चों बात ये सही तो है, गांधी जी सबसे ज्यादा बल स्वदेशी और बहिष्कार पर ही तो देते हैं, सबसे ज्यादा बल देते हैं। क्योंकि बेटा आप यदि निष्क्रिय प्रतिरोध करोगे, बहुत ध्यान से सुनो, यदि आप निष्क्रिय प्रतिरोध करोगे और आप बच्चों अहिंसक प्रतिरोध करोगे, तो फिर आपके पास तरीके क्या है? अहिंसक प्रतिरोध करने का आपको तरीका ये है कि आप उनके शासन को ना मानो, उनकी कार्यपालिका को ना मानो, उनकी न्यायपालिका को ना मानो, उनको कर ना दो, उनकी वस्तुओं को खरीदो मत, यस और नो, उनके स्कूल में पढ़ो मत और पढ़ाओ मत, उनकी न्यायपालिका में बच्चों आप मुकदमे मत लड़ो, यस और नो, यही तो होगा। और बच्चों ये क्या है? बहिष्कार। ये क्या है? बहिष्कार। यानी कि आप क्या कर रहे हो? सब चीजों का क्या कर रहे हो? बहिष्कार। लेकिन मुद्दा क्या है? जब गांधी जी ने बहिष्कार कहा तो गांधी जी ने एक बात कही कि जब हम बहिष्कार करेंगे, उग्रपंथियों में और गांधी जी में थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिला। तो गांधी जी ने कहा जब हम बहिष्कार करेंगे तो बहिष्कार करते समय हम हिंसा नहीं करेंगे, हम बहिष्कार करेंगे, हम नॉन कोऑपरेशन करेंगे, हम सविनय रूप से प्रेम के साथ अवज्ञा करेंगे, हम हिंसा नहीं करेंगे। लेकिन आप हिंसा नहीं करोगे, लेकिन जो बहिष्कार उपकरण हैं वो किसने दिया? तो वो उग्रपंथियों ने दिया। और सबसे पहले जब बहिष्कार की परिभाषा गढ़ी गई और बहिष्कार का व्यापक अर्थ प्रस्तुत किया गया, तो उसमें अरविंद घोष ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अरविंद घोष ने कहा कि बहिष्कार का मतलब सिर्फ विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार नहीं है, बल्कि कार्यपालिका, न्यायपालिका, प्रशासनिक निकायों इत्यादि का भी बहिष्कार है। यस और नो बच्चों? तो बट दोनों के बहिष्कारों में, उग्रपंथी बहिष्कारों में और गांधीवादी बहिष्कारों में थोड़ा सा अंतर है। वहां हम कहते हैं बहिष्कार करेंगे और वो कहते हैं हम गिरफ्तार करेंगे, तो हम कहते हैं गिरफ्तार हो जाएंगे, हम गिरफ्तार हो जाएंगे, ये कहते हैं क्रांति। तो दोनों के बहिष्कारों में ये एक विशेष अंतर है। इसलिए बताया कि बच्चों कभी ऐसा कोई बात आए तो आप इसे बता सकते हो कि वो बहिष्कार अलग मानते थे, ये बहिष्कार अलग मानते हैं। ये बहिष्कार कहते हैं कि बहिष्कार करो। अच्छा एक बात बताओ, क्या सिर्फ बहिष्कार करने से ही काम चल जाएगा? हाँ, आप गुस्से में आ गए, आपने गुस्से में आकर कहा घर छोड़कर चला जाऊंगा, माता पिता से झगड़ा हो गया है ना, या घर छोड़कर चला जाऊंगा, फिर कभी वापस लौट कर नहीं आऊंगा। फिर इसके बाद बचपन में ऐसी धमकी लोग दे देते हैं। फिर इसके बाद वैकल्पिक व्यवस्था क्या है? वैकल्पिक व्यवस्था क्या है? कहाँ जाओगे? तो फिर भी तुम घर परिवार के संबंधियों के यहीं जाओगे, लड़ भिड़ कर मामा के यहाँ पहुंच जाओगे, कभी बुआ के यहाँ पहुंच जाओगे। यही काम है, क्योंकि इससे ज्यादा साधन तुम्हारे पास नहीं है। कारण क्योंकि तुम आत्मनिर्भर नहीं हो। हाँ, यदि तुम्हारी लाख रुपए की सैलरी है ना बच्चों, तो फिर तुमने धमकी दिया कि घर छोड़ के चला जाऊंगा, तो वो धमकी असर करेगी। पहली बात तो घर वाले जाने नहीं देंगे, है ना, क्योंकि अब तो तुम एक अच्छी खासी मतलब कमाई का जरिया हो गए हो ना, तो इसलिए अब तुम्हें क्यों भेजेंगे। और दूसरी बात, यदि उन्होंने कह दिया कि जाओ ताओ में आकर, तो तुम भी आओगे और आलीशान फ्लैट लेकर रहोगे, है कि नहीं? यानी तुमने एक वैकल्पिक व्यवस्था बना ली, तब बहिष्कार किया। तो गांधी जी ने कहा, ये उग्रपंथियों ने भी कहा, गांधी जी ने कहा कि भाई देखो बहिष्कार तो बहुत बढ़िया है, तो तुमने शिक्षा का बहिष्कार किया, तो तुम्हारे पास अपने शिक्षण संस्थान है क्या? पहले तो ये बात करो। तो शिक्षण संस्थान नहीं है तो बनाओ। दूसरा, तुम्हारे पास वस्त्र का बहिष्कार कर दिया तुमने, तो तुम्हारे पास वस्त्र पहनने के लिए है क्या? तो चरखों का वितरण करो, ताकि अपना अपना सूत सब कातो, है कि नहीं?
तुम्हारे पास वे सारी सुविधाएं हैं क्या जो वैकल्पिक बन सकती है, जो विकल्प बन सकती है, तभी तो बहिष्कार करोगे। तुमने बहिष्कार कर दिया, तुम्हारे पास पहनने के लिए कपड़े ही नहीं है, अब क्या करोगे? बहिष्कार होगा। ये बहिष्कार करने का एक पक्ष है बच्चों, ये बहिष्कार करने का क्या है? एक पक्ष है। तुमने कहा ताऊ में आकर हम शिक्षा नहीं लेंगे, उन्होंने कहा ना लो, तो तुम्हारे पास स्कूल ही नहीं है कि तुम वैकल्पिक रूप से स्कूल में चले जाओ। तभी तो याद करो, ऐसे योग आंदोलन के दौरान बच्चों कितने सारे स्कूल्स कॉलेज खुले थे, 800 से ज्यादा, याद है? तो ये गांधी जी ने ना केवल कहा बहिष्कार, बल्कि उन्होंने वैकल्पिक व्यवस्था को भी उत्पन्न किया। ये उनके आंदोलनों का अलग स्वरूप दिखाई देता है। तभी तो गांधीवादी आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन के सबसे प्रभावी आंदोलन माने जाते हैं। मानते हो कि नहीं? लेकिन हमें तो इस बात पर विचार कर रहे हैं कि ये जो भूमिका भी तैयार हुई, ये जो आधार भी तैयार हुआ, यदि बहिष्कार की चर्चा उग्रपंथी करते ही ना तो फिर कैसे होता? फिर कैसे होता? तो उग्रपंथियों का ये योगदान विशेष रूप से है। ठीक है, लिखो बच्चों, कमियां, कमियां, सीमाएं, आलोचना, कमियां, सीमाएं, आलोचना, तीनों एक ही बात है बेटा। ठीक है, कमियां, सीमाएं, आलोचना, आलोचना। अब देखो बच्चों, आलोचना की बात करेंगे तो हमें 2-3 आलोचना तो बहुत ठीक ठाक तरीके से बतानी पड़ेगी इनकी, है ना, कि भाई ये इनकी सीमाएं हैं या ये इनकी लिमिटेशंस दिखाई देती है। बच्चों पहली बात तो ये, थैंक यू, पहली बात तो ये कि सीमा, पहली सीमा क्या है कि ये जब ये बहिष्कार और स्वदेशी और स्वशासन और स्वशिक्षा की बात कर रहे थे, तो बच्चों क्या इन्हें उदारवादियों से समन्वय स्थापित नहीं करना चाहिए था? करना चाहिए था, करना चाहिए था। और अब समन्वय स्थापित हुआ नहीं, सूरत में फूट पड़ गई, हुआ नहीं, सूरत में क्या पड़ गई? फूट पड़ गई। लेकिन बच्चों समन्वय स्थापित करने में आपने क्या पता पूर्ण ईमानदारी के साथ रोल प्ले ना किया हो। क्यों? क्योंकि एक तो बात थी तुम लोगों में कि तुम में धैर्य की कमी थी, धैर्य की कमी थी। जहां वो लोग बहुत धीमे धीमे चल रहे हैं, तुम कह रहे थे अभी चाहिए क्या? स्वशासन या स्वराज, अभी पूर्ण स्वराज की बात करो, जबकि वे कह रहे थे कि ये प्रक्रिया का परिणाम है और धीरे धीरे होगा। तो बच्चों पहला काम है कि इन्होंने उदारवादियों के साथ समन्वय स्थापित नहीं कर पाए। ये उदारवादियों के साथ समन्वय स्थापित नहीं कर पाए, स्थापित नहीं कर पाए, नहीं कर पाए बच्चों। एक बात तो ये हो गई, चलो जी, जिसके कारण समस्या हुई। ठीक है, दूसरा काम और इन्होंने और किया बच्चों, इनका उग्रपंथ के उदय के पश्चात उग्रपंथ या उग्रपंथियों ने संप्रदायवाद को बढ़ावा दिया। अब बच्चों ये कैसे मान ले हम? तो ये ऐसे मानो कि बच्चों याद करो, उदारवादियों का योगदान में ये लिखा था हमने कि उन्होंने न केवल राष्ट्रीय आंदोलन को अपने प्रथम चरण में धर्मनिरपेक्ष स्वरूप प्रदान किया, बल्कि लोकतांत्रिक स्वरूप भी दिया। यस और नो? लोकतांत्रिक स्वरूप भी दिया। सभी वर्गों की भागीदारी, सभी लोगों के द्वारा अध्यक्षता, निरंतरता, है ना, सततता, ये सारी चीजें उन्होंने दी। तो लेकिन बच्चों यहां संप्रदायवाद, जैसे तिलक संप्रदायवाद की बात करते हुए दिखाई देते हैं, हिंदू धर्म की विशेष बात प्रशंसा करते हुए दिखाई देते हैं, जिसके कारण 1905 के बाद बच्चों संप्रदायवाद बढ़ता हुआ दिखाई देता है।
1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई बच्चों, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। और उसके बाद बच्चों मार्ले मिंटो सुधारों से पृथक निर्वाचन प्रणाली के अधिकार दिए गए। तो यानी कुल मिलाकर संप्रदायवाद को इन्होंने बढ़ावा दिया। साथ में इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को धर्म से जोड़ने का प्रयास किया, राष्ट्रीय आंदोलन को धर्म से जोड़ने का प्रयास किया। अब धर्म से जोड़ने का मतलब बच्चों ये है कि आप धर्म के आधार पर लोगों को इकट्ठा करो, जबकि इससे पहले कांग्रेस मुस्लिम समुदाय को, सिख समुदाय को और दूसरे अन्य यानी ईसाई समुदाय को भी अपने साथ लेकर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अब ऐसा दिखाई नहीं दिया। तो ये क्या है, ये दिक्कत की बात है। ये इन्होंने क्या किया, ये बताता है कि इन्होंने एक अलग, इसीलिए तो बच्चों तिलक को वैलेंटाइन चिरोल ने लिख दिया था भारतीय अशांति का जनक। क्या बता दिया था, भारतीय अशांति का जनक। तो बच्चों अब ये असेसमेंट तो उनका है कि उन्होंने भारतीय शांति का जनक बताया, बट हम तो तिलक को लोकमान्य और महान क्रांतिकारी कहेंगे, क्योंकि वे सारे प्रयास वो किसके लिए कर रहे थे, देश की आजादी के लिए कर रहे थे। तो एक कमी बच्चों इनकी ये रही, एक कमी बच्चों इनकी ये रही, एक कमी इनकी ये रही कि बच्चों इनमें जो धैर्य है, जो धैर्य है उसका बच्चों बहुत अभाव है। यानी ये हर कार्य को बहुत जल्दी पाना चाहते हैं, बहुत जल्दी करना चाहते हैं पूरा। जाहिर सी बात है बच्चों, सैकड़ों सालों से हम परतंत्र हैं और इतनी त्वरित गति से चलेंगे तो राष्ट्रीय आंदोलन को कुचला जा सकता है, कुचला जा सकता है। नासिक षड्यंत्र केस, दिल्ली षड्यंत्र केस, नासिक षड्यंत्र केस, दिल्ली षड्यंत्र केस, दिल्ली षड्यंत्र केस। और बच्चों अलीपुर षड्यंत्र केस, दिल्ली षड्यंत्र केस, अलीपुर षड्यंत्र केस, ये बच्चों सारे षड्यंत्र केस इसी बात को बताते हैं कि इन्होंने हिंसात्मक स्वरूप प्रदान कर दिया एक आंदोलन को, धैर्य की कमी के कारण, जिसे ब्रिटिश सरकार को दबाने में बहुत कम समय लगा। और बच्चों देखो 1905 से लेकर 1919 तक आते आते राष्ट्रवादी या उग्रपंथी या क्रांतिकारी आंदोलन का पूरे तरीके से दमन देखा गया। यस और नो? तो बच्चों उदारवादियों शांति से चल रहे थे, इसलिए उनके दमन की कोशिश की ही नहीं गई, की ही नहीं गई। तो यहां पर दम तोड़ देता है आकर इनका आंदोलन। तो धैर्य की क्या है कमी, हिंसात्मक स्वरूप दिया। तभी तो बच्चों कहते हैं, क्यों कहते हैं, जब नेहरू जी का एक वक्तव्य है कि 1915 में गांधी जी भारत एक आंधी की तरह आए और उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा और दशा दोनों को बदल दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहली बात आंदोलन को अहिंसात्मक स्वरूप ही दिया, दूसरी बात सभी वर्गों को इकट्ठा किया, तीसरी बात सामाजिक आधार प्रदान किया, चौथी बात अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान किया और ब्रिटिश शासन को सत्याग्रह के सिद्धांतों के अनुसार झुकने पर मजबूर किया। तो ये गांधी जी की अलग विशेषता है जो उन्हें अलग करती है। देखो बेटा, उदारवादियों ने कहा कि आंख के बदले आंख पूरे विश्व को अंधा कर देगी। ये गांधी जी कहते थे। गांधी जी कहते थे कि यदि हम आंख के बदले आंख मांगेंगे तो फिर तो सारा विश्व अंधा हो जाएगा, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें प्रगतिशील सोच के साथ आगे बढ़ना है। तो ठीक है, ब्रिटिश शासन की नीतियों के भी हम भी विरोधी है, लेकिन हम इसके लिए हिंसा का सहारा नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। हम शांति के द्वारा आगे बढ़ेंगे और आजादी के सिद्धांतों तक पहुंचेंगे। लेकिन बच्चों, गांधी के आने से पहले इन्होंने क्या गुल खिलाए, अर्थात उदारवादियों ने क्या दिया बच्चों, वही घिसी पिटी चीजें। और जब उग्रपंथ अलग हो गया 1907 में, यानी सूरत फूट पड़ गई, तो 1907 से लेकर उन्होंने 1916 तक क्या किया, क्या किया बच्चों इन्होंने 1916 तक, बताओ आप।
कोई काम इनके द्वारा नहीं किया गया। वापस राष्ट्रीय आंदोलन को गति तब मिली जब तिलक जेल से वापस आए और होम रूल मूवमेंट स्टार्ट हुआ। तो इसमें भी तिलक की भूमिका है। उदारवादियों की आलोचना तो बनती है, लेकिन उदारवादी फेज तब परिवर्तन की ओर जाता है, तब बिल्कुल नए स्वरूप में प्रकट होता है जब गांधी जी की एंट्री होती है। क्लियर? तो गांधी जी ऐसे दिखते हैं कि वो कहीं ना कहीं उग्रपंथी भी है और उदारवादी भी है, और दोनों को क्या चल रहे हैं, मिलाकर चलने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं कहीं वो ब्रिटिशों को क्या करते हैं, धमकाते हुए दिखाई देते हैं कि हम सत्याग्रह करेंगे, ठीक है, और आत्मिक बल देते हैं। कहीं कहीं वो बच्चों ये भी कहते हैं, कहीं कहीं वो ये भी कह देते हैं कि करो या मरो, करो या मरो। तो यानी कि जब उन्हें लगता है कि अब लोग हमें कायर कहेंगे, तो फिर वो हिंसा की तरफ भी मुड़ जाते हैं। बात समझ में आई? तो ये सारी चीज लिखो बच्चों, अगला पॉइंट अभी नहीं लिखो, एक एक करके, अब इन्हें एक एक करके लिखो। लिखो, यह तो सत्य है, पहला लिखो बेटा, पहली सीमा, यह तो सत्य है कि उग्रपंथियों ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई ऊर्जा दी, राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई ऊर्जा दी, परंतु उन्होंने इसे सांप्रदायिक स्वरूप बल्कि उन्होंने इसे सांप्रदायिक स्वरूप भी दिया, सांप्रदायिक स्वरूप भी दिया। अर्थात 1905 के बाद राष्ट्रीय आंदोलन में सांप्रदायिक तत्व देखे जा सकते हैं, सांप्रदायिक तत्व देखे जा सकते हैं, सांप्रदायिक तत्व देखे जा सकते हैं। 1906 में, इसी में बेटा 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना और मुस्लिमों का स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन का विरोध करना, स्वदेशी आंदोलन का विरोध करना इस ओर इशारा करते हैं, इस ओर इशारा करते हैं, इस ओर इशारा करते हैं। नेक्स्ट, उग्रपंथियों ने राष्ट्रीय आंदोलन को धार्मिक स्वरूप दिया या धर्म से जोड़ा, धार्मिक स्वरूप दिया या धर्म से जोड़ा, धर्म से जोड़ा। जबकि उदारवादियों ने
राष्ट्रीय आंदोलन की प्रकृति धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्रीय आंदोलन की प्रकृति धर्मनिरपेक्ष बनाकर रखी थी, बनाकर रखी थी। नेक्स्ट नेक्स्ट। उग्रपंथी नेता, उग्रपंथी नेता, उग्रपंथी नेता उदारवादी नेताओं के साथ समन्वय स्थापित नहीं कर पाए, समन्वय स्थापित नहीं कर पाए। समन्वय स्थापित नहीं कर पाए। नेक्स्ट। उग्रपंथी नेताओं में धैर्य की कमी देखी गई, उग्रपंथी नेताओं में धैर्य की कमी देखी गई, जिसके परिणाम स्वरूप उनके उदारवादियों से मतभेद होने लगे। और अंततः और अंततः 1907 के सूरत अधिवेशन में और अंततः 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में विभाजन देखने को मिला, कांग्रेस में विभाजन देखने को मिला। नेक्स्ट। उल्लेखनीय है कि उग्रपंथियों ने उल्लेखनीय है कि उग्रपंथियों ने उल्लेखनीय है कि उग्रपंथियों ने हिंसा का समर्थन किया था, जिससे भारत में बहुत सी राजनीतिक हत्याएं हुई, जिससे भारत में बहुत सी राजनीतिक हत्याएं हुई। और क्रांतिकारी आंदोलन का ब्रिटिश सरकार के द्वारा निर्मम रूप से दमन किया गया, निर्मम रूप से दमन किया गया। निर्मम रूप से दमन किया गया। तो बच्चों ये सब क्या है? सीमाएं हैं। क्या है ये? सीमाएं हैं। ये बच्चों एक ऐसा आंदोलन नहीं ला पाए जिससे आप दमन से बचा लो। अब हिंसा का समर्थन कर दिया, तो हिंसा का समर्थन कर दिया तो बच्चों हिंसा के समर्थन से क्या होगा? हिंसक घटनाएं हो जाएंगी। हिंसक घटनाएं हो जाएंगी तो दमन होगा क्रांतिकारी आंदोलन का। दमन होगा तो क्रांतिकारियों को पकड़कर फांसी दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अनंत लक्ष्मण करकरे, मदन लाल धींगरा, आप जानो अवध बिहारी, याद है बच्चों? मुकुंद लाल,
इन सबको क्या है, और चापेकर बंधु, इन सबको क्या किया गया, फांसी दी गई। तो ये क्या है भाई, ये दमन, ये दमन कहीं ना कहीं राष्ट्रीय नेताओं की बलि बलि भी लेकर गया। ये दमन ऐसा ही तो था, कितने बड़े बड़े अच्छे अच्छे नेता ले गया बच्चों, है ना। वीडी सावरकर ने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय जेल में बिताया। अंडमान निकोबार में उन्हें जेल में रखा गया बच्चों, और वहां उन्होंने महत्वपूर्ण समय 30 साल बिताए उन्होंने, सोचो। तो बच्चों क्रांतिकारी या उग्रपंथियों की विचारधारा में हिंसा का समर्थन जो था, हाँ, यदि उसको पूरे देश का समर्थन मिल जाता तो शायद अलग स्थिति होती, लेकिन ऐसा मिला नहीं। देखो बेटा, आंदोलन के लिए लोग ना ऐसे तैयार नहीं होते, उसमें समय लगता है। हम प्री में आपको बताते थे कि आंदोलन के लिए लोगों की स्थितियां, समकालीन परिस्थितियां, नेता का मनोभाव, उसकी कार्य प्रणाली, उसमें विश्वास, ये सब चीजें क्या करती है, ये सब चीजें निर्भर करती है कि आंदोलन सफल होगा या असफल होगा। मानते हो कि नहीं? अच्छा, अब आपने अभी भी देखा बच्चों नेपाल की स्थिति को। नेपाल की स्थिति में जो एक जनरेशन का मूवमेंट देखा गया बच्चों, एक पीढ़ी का जो आंदोलन देखा गया, तो वो बच्चों कहीं एक दिन में थोड़े ना आया था, उसके पीछे बहुत सारे कारण जिम्मेदार रहे थे। तब जाकर फिर जब नेपाल सरकार ने गोली चलाने का आदेश दे दिया, तो फिर जनता ने सोचा कि भाई सरकार एक तो चोरी कर रही है, ऊपर से सेना चोरी कर रही है, तो आंदोलन खड़ा हो गया और इतना व्यापक रूप उसने धारण कर लिया कि नेताओं को देश छोड़कर भागना पड़ा। ऐसा बांग्लादेश में हुआ था, उससे पहले श्रीलंका में हुआ था, देख रहे हो आप। और आज नई ताजी घटना पाकिस्तान से भी खबर आ रही है कि पाकिस्तान में पीओके में हजारों की संख्या में लोगों पर गोली चलाई गई, सैकड़ों लोग मारे गए और सब सड़कों पर आ गए। पाकिस्तान तो बच्चों आपको पता ही है, अपने विरोध को हमेशा गोलियों से ही दबाता है, क्योंकि वहां क्या है, सेना एक्शन में आती है और लोगों पर गोलियां चला देती है, लोग डर के कहां, घरों में बैठ जाते हैं। इमरान खान, उसकी एक ऐसी भूमिका है जो बच्चों लोगों को इतने बड़े पैमाने पर सड़कों पर लेकर आया था, 10-10 लाख लोगों को इकट्ठा कर लेता था, वो इमरान खान ही कर पाता था। तो अब वो दिन दूर नहीं, यदि पाकिस्तानी जनता ने ठान लिया तो पाकिस्तानी नेताओं को छिपकर भागना पड़ेगा। सच बता रहे हैं, यदि एक बार उन्होंने ठान लिया, क्योंकि वहां की व्यवस्था भी ठीक नहीं है, तो इसलिए वहां भी तो वही हो रहा है, सेना संरक्षण देती है, लोकतंत्र है नहीं, स्थितियां बनती हैं। तो आंदोलन जब हिंसक होते हैं, यदि अब हिंसक आंदोलन तभी सफल होंगे, अब ध्यान से सुनो जिस बात पर हमने ये बात बताई, हिंसक आंदोलन प्यारे बच्चों तभी सफल होंगे जब उसे प्रत्येक वर्ग का समर्थन मिले और सभी लोगों का समर्थन मिले, अन्यथा वे सफल नहीं होंगे, वे सफल नहीं होंगे। इसमें आपने 1857 की क्रांति भी देख ली, इसमें आपने ये आंदोलन भी देख रहे हैं बच्चों आप, क्रांतिकारी आंदोलन भी, क्योंकि बहुत बड़ी जनता, आधे से ज्यादा जनता उदारपंथियों की नीतियों में ही विश्वास कर रही थी, इसलिए ये रहा। कांग्रेस में लोगों का विश्वास क्या था, ज्यादा, वो उन्होंने कमाया भी था 20 साल में, है ना। तो इसलिए बच्चों ये आंदोलन असफल रहा कुल मिलाकर। हेडिंग लगाइए, हेडिंग लगाइए, गरम दल और नरम दल की विचारधाराओं में अंतर। गरम दल और नरम दल की विचारधाराओं में अंतर। गरम दल और नरम दल की विचारधाराओं में अंतर।
विचारधाराओं में अंतर। अंतर बच्चों, ये अंतर हम कुछ बिंदुओं के साथ देखेंगे, ठीक है? कुछ बिंदुओं के साथ देखेंगे, जैसे वर्ग भेद, जैसे कार्य प्रणाली में अंतर, जैसे व्यक्तिगत वैचारिक भेद, जैसे सिर्फ वैचारिक भेद, जैसे ब्रिटिश शासन के प्रति नीति, ठीक है? और आंदोलनों का स्वरूप, आंदोलनों का स्वरूप, ये दोनों में ये भी तो अंतर है। उनका स्वरूप कुछ और था, इनका स्वरूप कुछ और था। तो हम इतनी नीतियों के साथ हमें नरम दल, गरम दल, या उग्रवाद, उदारवाद, या उग्रपंथ और उदारवादियों के बीच अंतर है ये विचारधारा का। कल हमने आपको एक बात बताई थी कि बच्चों, उग्रपंथ का मतलब ये नहीं था कि आए और गोलियां चला दी, बल्कि वो भी एक विचारधारा के साथ काम कर रहे थे। यस और नो? तभी तो लोग उनका समर्थन भी कर रहे थे। उनके पास तो इतने जबरदस्त थिंकर थे कि इतने तो उदारवादियों के पास भी नहीं थे। अरविंद घोष कितने बड़े थिंकर है बच्चों, कितने बड़े थिंकर है अरविंद घोष। साथ में तिलक, कितने बड़े विचारक है तिलक। लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र, अश्वनी कुमार दत्त, ये सब लोग बड़े विचारक भी थे, पढ़े लिखे लोग थे सब लोग। यानी विशेष वीडी सावरकर खुद पढ़े लिखे व्यक्ति है। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा, ये सब लोग, लाला हरदयाल, वो अपने आप में एक दर्शन को समझने के लिए दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में आया भी इस बार क्वेश्चन दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब ऐसा मत मानो कि उग्रपंथियों में कोई पढ़ा लिखा नहीं था और बस वो ऐसे ही अस्त्र शस्त्र उठा रहे थे और ऐसे ही आंदोलन में भाग ले रहे थे। नहीं, उनकी अपनी एक विचारधारा थी। लिखे बच्चों, ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाइए पहले, बस ऐसे बनाइए। वर्ग भेद, कार्य प्रणाली में अंतर, व्यक्तिगत वैचारिक भेद, वैचारिक मतभेद, और ब्रिटिश शासन के प्रति नीति। ब्रिटिश शासन के प्रति नीति, ब्रिटिश शासन के प्रति नीति। इसे बनाओ। आप बना लो, ये तो स्ट्रक्चर है। वहां से ले लेंगे हम। हाँ, अच्छा अच्छा। हाँ, तो देखेंगे ही ये। तुम डूब कर मर जाओ। जिसका भी है ये।
अब तुम्हें लग रहा होगा कि किस बात पर सर ने कहा होगा कि तुम डूब कर मर जाओ, क्योंकि इसने ऐसी वाहियात बात लिखी है। ये लिख रहा है, इसका नाम है प्रेम कुमार। और ये कह रहा है कि सर मुझे एक लड़की पसंद आ गई है। तो अब समझ में नहीं आ रहा है कि पढ़ाई करे या पहले उसे ही पसंद करे। तो अब बताओ हमने सही कहा कि नहीं इसे, कि तुम इनमें से कुछ मत करो, तुम डूब जाओ। और नीचे पता है क्या लिखा है? प्लीज हेल्प मी। बताओ क्या हेल्प करे इसकी। लिखो बेटा। तो बन गए, ठीक है। अभी तो आज की लेटेस्ट न्यूज है, अभी हम देख रहे थे जोधपुर में, जो राजस्थान का जोधपुर है, एक पत्नी ने अपने पति की हत्या की पहले। और पहले तो ड्रम वाली बात तो आई गई थी, ड्रम के बाद एक और आया था, हाँ, फिर वहां ले जाकर उसको बकायदा, हाँ वो आ गया, यानी मेघालय वाला। अब लेटेस्ट आया है आज, पहले मारा गया, फिर काटा गया, और फिर मिक्सी में डालकर उसे पीसा गया। तो 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 अब बताओ कौन सी हेल्प करे तुम्हारी। अब बताओ क्या हेल्प करे। अच्छा, अब अब ये मिक्सी में डालने वाला जो मामला है, अच्छा नीचे जो है लोग कमेंट कर रहे थे जो कि भाई अब कंवारा ही रहना सही है, अब शादी की तरफ जाना ही ठीक नहीं है। तो बहुत सारे लोग अपना अपना विचार व्यक्त कर रहे थे, तो बस यही हेल्प है तुम्हारी बेटा। लेकिन फिर भी यदि तुम्हें पता है ये बाघ की मांद है, ये गुफा किसकी है, शेर की है, मांद बाघ की है, और मुझे इसमें फिर भी जाना है, और वो भी निहत्थे जाना है, तो चले जाओ। तो तो फिर तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। लिखो लिखो। अब देखो, अब पहला है बच्चों वर्ग भेद, है ना। तो यहां वर्ग भेद का मतलब क्या है? तो जैसे वर्ग भेद का मतलब है, नरम दल जो है वो अभिजात वर्ग से संबंधित है। यदि हम इसमें इसमें यदि हम हेडिंग्स लगाकर करेंगे ना इसे, जैसे हमने हेडिंग्स लगाए हैं, तो हेडिंग्स लगाने से बच्चों एक फायदा हो जाता है। हालांकि हर जगह आंसर को लिखने में हमें हेडिंग्स लगाने की आवश्यकता नहीं है, परंतु कहीं कहीं हमें हेडिंग्स लगाने की जरूरत होती है, ताकि स्पष्टता के साथ हम जो बात कह रहे हैं वो एग्जामिनर को दिखाई दे। तो एग्जामिनर के पास बच्चों इतना समय नहीं होता कि वह बहुत गहराई में जाकर, बहुत डीप में जाकर आपकी बातों को पढ़े। तो फिर उसके पास समय है, मोटे तौर पर वो देखेगा कि विचारधारा में अंतर के तरीके बच्चों क्या बताए हैं। तो यदि वो अंतर देखेगा ये, तो बस वो सिंपल जान लेगा कि हाँ, बच्चा इसका मतलब जानता है कि वर्ग भेद था, कार्य प्रणाली में अंतर था, वैचारिक और व्यक्तिगत मतभेद थे, ब्रिटिशों के प्रति नीतियों में अंतर था, और आंदोलनों के स्वरूप में भी दोनों के अंतर था, ये मान लेंगे। क्वेश्चन लिखते समय बच्चों इन चीजों का ध्यान रखना है कि जो बुलेट पॉइंट बनाते हो आप लोग, यानी जो पॉइंट्स बनाते हो,
उन पॉइंट्स को इस तरीके से बनाना है कि एग्जामिनर को पढ़ने में उसे कठिनाई ना हो। इसलिए हम कहते हैं कि जब आप लिखोगे उदारवादियों का योगदान, है ना, तो उदारवादियों का योगदान लिखते हुए बच्चों आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप नंबरिंग में लिखोगे, नॉट इन पैराग्राफ। इसमें लिखोगे नंबरिंग करके, ताकि वो सीधे तौर पर एग्जामिनर को ठीक ठीक दिखाई दे। और नंबरिंग में पॉइंट्स बनाकर लिखने में बच्चों कोई हर्ज नहीं है, कोई भी हर्ज नहीं है। जैसे मान लो आप यदि योगदान ही लिखोगे तो ऐसे भी लिख सकते हो बेटा आप योगदान, जैसे आप योगदान लिखोगे तो आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरह के एरो साइन डाल डाल के आप बताते चले जाओगे। जैसे आपको किसी चीज के प्रावधान लिखने हैं ना, जैसे मान लो आपको किसी चीज के प्रावधान लिखने हैं और प्रावधानों को लिखकर आपको विस्तार भी देना है उन प्रावधानों को, तो प्रावधान करके ऐसे 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 इस तरीके से प्रावधान बता सकते हो, और फिर नीचे हेडिंग्स के माध्यम से बता सकते हो। यानी एक बार में एक स्ट्रक्चर के माध्यम से आपने बता दिया कि देखो मुझे इस बात की जानकारी है कि प्रावधान क्या है। क्लियर हुआ? तो उसे फिर ये बात अच्छी लगती है। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि पॉइंट्स में ये अपना आंसर लिखो, लेकिन दो चीजें पॉइंट में आप कभी मत लिखना। एक बच्चों इंट्रो, एक इंट्रो और एक कंक्लूजन, यानी एक भूमिका और एक निष्कर्ष आपको कभी भी पॉइंट में नहीं लिखने, ये दोनों पैराग्राफ में ही लिखोगे। और इसके बाद फिर पॉइंट्स यदि बनते हैं तो विशेष रूप से बनाओगे, ठीक है। जैसे आंदोलन 1857 की क्रांति की शुरुआत, तो अब इसमें भी पॉइंट नहीं बनते क्योंकि शुरुआत को एक ही साथ लिख दो आप पूरी। हाँ, फिर कारण आता है बेटा, तो कारण में पॉइंट करो। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब आपके पास अवसर होता है कि आप पॉइंट करो, हर क्वेश्चन में अवसर होता है, देखा ही होगा आपने, हर क्वेश्चन में आपके पास अवसर होता है, तो जहां अवसर मिले वहां आपको पॉइंट करने हैं। बहुत ज्यादा बच्चों शब्दों में गैप भी आपको नहीं देना है, मतलब ऐसा महसूस नहीं करना कि कुछ बच्चों को देखना आप एक शब्द और दूसरे शब्द के बीच में ही बहुत गैप रखेगा, फिर एक लाइन और दूसरी लाइन के बीच में बहुत गैप कर देगा वो। ये गैप भी एग्जामिनर को ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। आप एक सामान्य बच्चे की तरह लिखो, ज़्यादा गैप भी नहीं, ज़्यादा कंजेस्टेड भी नहीं, है ना, ज़्यादा डेंसिटी के साथ में भी नहीं लिखना, ठीक है। दूसरा, लाइनों में भी ज़्यादा अंतर नहीं करना, कम भी नहीं लिखना कि एक दूसरे में मिलती हुई दिखाई दे, ज़्यादा भी नहीं करना, एक औसत स्तर का रखना है, ठीक है। साथ में दो पेन आपकी एक समस्या के रूप में रहता है कि सर दो पेन हम यूज करें कि ना करें, कर लो, नो इश्यू, कोई दिक्कत नहीं है। दो पेन का यूज ना करने की सलाह बच्चों इसलिए दी जाती है क्योंकि टाइम नहीं मिलता ना। अब जैसे गर्ल्स है, अब लड़कियां तो सजाना भी शुरू कर देती है ना, तो उसमें क्या होता है, उसमें वो हेडिंग्स डाल के नहीं छोड़ेगी, बकायदा उसको सजा भी देगी। और ये जो 20 सेकंड गए हैं, ये भी तो समय ही है ना बच्चों, सेकंडों से मिलकर ही तो मिनट बनती हैं, तो हम समय तो एक एक पल कीमती है, इसलिए कह देते हैं कि आप हेडिंग्स में दूसरा यूज मत करो, बाकी आप कर लो, कोई मतलब कोई इशू नहीं है इसमें। एग्जामिनर थोड़ी ना आपको रोकने आ रहा है, और इस आधार पर थोड़ी ना आपका वो नंबर काट लेगा। दूसरा, तीसरा, तिथि में तो बच्चों आप पहली तो बात, तिथि जहां बहुत अनिवार्य हो और आपको पक्के रूप से आती हो तो ही लिखो, नहीं आती तो आप आसपास करके लिखकर निकल जाओ, ठीक है। तो आप फैक्ट्स लिखते समय इस बात का ध्यान रखोगे कि कोई भी फैक्ट ऐसा नहीं लिखोगे जो कि बच्चों आप गलत लिख दो, इससे बढ़िया ना लिखो, क्योंकि गलत लिखोगे तो दिक्कत हो गई ना, नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है, गलत नहीं लिखना है। तीसरा, बच्चों में एक और बात रहती है, एक और संशय रहता है कि सर जैसे हमें किसी का नाम लिखना है, जैसे हमें आर.डी. बैनर्जी लिखना है ना, उदाहरण दे रहे हैं बच्चों हम ऐसे, तो सर क्या आर.डी. बैनर्जी को हम ऐसे ना लिखे,
हम क्या ऐसे लिखे आर डी बैनर्जी? नहीं बच्चों, आप ऐसे भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ऐसे भी लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जैसे बच्चों इकोनॉमी में, इकोनॉमी में क्या करोगे आप, आपको हिंदी और इंग्लिश में सर टर्मोलॉजी बताते ही है, तो आपको यदि इंग्लिश की भी कोई टर्मोलॉजी है बच्चों तो आप उसे भी यूज करोगे, उसे भी क्या करोगे, यूज करोगे। और देवनागरी में लिख दोगे, किसमें लिख दोगे, देवनागरी में लिख दोगे। ऐसे साइंस एंड टेक में भी होगा आपके साथ। साइंस एंड टेक में सारी चीजें थोड़ी ना आप लिख सकते हो, कई चीजें ऐसे शब्द होते हैं जिनकी हिंदी ढूंढना और लिखना अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण काम हो जाता है। तो नहीं करना है ऐसा काम, आपको हिंदी को लिख देना है बस सामान्य तरीके से। नहीं समझे? तो आप इसे लिख सकते हैं। जैसे इंजीनियरिंग, यानी कि इंजीनियरिंग लिख रहे हैं आप, तो उसमें बच्चों आप क्या करेंगे, अभियांत्रिकी आपको नहीं लिखना। मान लो अभियांत्रिकी आपको नहीं लिखना, तो आप कोई बात नहीं, आप वर्तनी में क्या लिख लो, इंजीनियरिंग लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी नंबर नहीं कटता। ये सब संशय है। एक संशय बच्चों के मन में एक और बात आती है कि सर शब्दों को कैसे गिने, कि कितने शब्द है। देखो बेटा, वहां आप शब्दों को गिनने में मत लग जाना। ये कोई आधार थोड़ा ना कि हम शब्दों को एक एक करके बैठ के गिनेंगे, बल्कि आप आज से ही देखना शुरू करो कि आप एक लाइन में कितने शब्द लिख लेते हो, है कि नहीं। और उस लाइन को देख लो बस कि कितने होंगे, लगभग लगभग इतने आसपास। क्योंकि यदि तुम शब्दों पर ही ध्यान रखोगे तो लिखोगे कब, है ना। फिर तो अरे ज्यादा ना हो जाए, ज्यादा ना हो जाए, कम ना हो जाए, तो तुम तो उसी में लगे रहोगे। 20, 30, 40, 50 शब्दों का बच्चों कोई भी अंतर नहीं होता, ऊपर या नीचे चल जाते हैं। परीक्षक और बेटा मेंटर्स आपको इसलिए शब्द सीमा का प्रयोग करने के लिए कहते हैं ताकि आप एक निश्चित शब्द सीमा के अंतर्गत अपना क्वेश्चन खत्म करके दूसरा लिखे, क्योंकि एक ही थोड़े ना लिखना है, कई लिखने हैं। तो ये रीजन है। एक बच्चों का ये रहता है कि सर क्या शब्दों के बीच, शब्दों में का, की, के है, ये क्या शब्द है या नहीं है? है शब्द। ये का, की, के क्या है, शब्द है। ये कैसे कह दोगे कि तुम ये शब्द नहीं है, ये शब्द है। तो फिर तो इसका मतलब हम प्रावधान को शब्द मानेंगे, प्रावधान किया है को मानेंगे, है को मानेंगे ही नहीं। तो ये तो बहुत चुनौती हो जाएगी एग्जामिनर के सामने। सोच के देखो, कॉमन सेंस लगाओ। एग्जामिनर बेचारा क्या सोचेगा, किसको शब्द मानूं किसको ना मानूं, सबको शब्द माना जाता है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, इन चीजों को विशेष रूप से ध्यान रखो। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो 2-3 बार, उसकी मांग देखो, उस मांग के अनुरूप फ्रेमवर्क बनाओ और उस फ्रेमवर्क के अनुरूप लिखना शुरू करो। क्लियर? ऐसे करके चीजें होंगी। अब बहुत सारे बच्चे हमारी क्लास में ऐसे हैं बेटा जो कि 72वीं बीपीएससी का मेंस देंगे, दुर्भाग्यवश इस बार नहीं हो पाया या बच्चे नहीं दे पाए। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो नहीं दे पाए। ठीक है, दोनों कारण हो सकते हैं, निराश नहीं होना है। ठीक है, ये बच्चों आप एक बहुत बड़ी परीक्षा की तैयारी में लगे हो। ठीक है, और यदि आपको एक अच्छी सफलता पाना है तो आपको धैर्य बनाकर रखना ही पड़ेगा जीवन में, इसका और कोई विकल्प नहीं है। तो इसलिए बहुत सारे बच्चे निराश हो जाते हैं कि सर नहीं हुआ। निराश होने की आवश्यकता नहीं है। यदि रिजल्ट आने के बाद भी आशान्वित हो और नहीं हुआ तो भी निराश नहीं होना आपको। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको वापस पूरी ऊर्जा के साथ फिर से लगना है। ठीक है, और जो अगले साल बीपीएससी देगा उस बच्चे को हम बता रहे हैं मेंस की तैयारी वो कैसे करे। वो जैसे अभी बच्चों थोड़ा से अपने समय को 2 भागों में विभाजित कर दे, एक प्री का और एक मेंस का। मेंस का समय रखो लगभग 40%, जितना भी समय है आपके पास 40%। मेंस का रखो 40, प्री का रखो लगभग 60% आप। ठीक है, पूरे समय को आपने 2 भागों में बांट दिया। तो मेंस में कम से कम आप 4-5 घंटे तो दे ही रहे हो। उसमें आप क्या कर रहे हो, क्वेश्चन लिख रहे हो।
अच्छा, क्वेश्चन लिखने का मतलब भी ये नहीं है कि आपने क्वेश्चन लिखा और उसमें हमने त्रुटियां बता दी और आप फिर निराश हो गए, अब कैसे लिखूंगा मैं। नहीं, क्वेश्चन लिखते समय भी बेटा और कॉपी लिखते समय भी आप बहुत त्रुटियां करोगे, करोगे, स्वाभाविक है। त्रुटियां करके ही तो सीखेंगे हम। तो आपने त्रुटियां की, मान लो बच्चों आपने वर्तनीय शुद्धिकरण किया, आपने वर्तनी को क्या लिख दिया, अशुद्ध लिख दिया बेटा। दूसरा, आपको ठीक से पैराग्राफ बनाने नहीं आए, आपको ठीक से वाक्य विन्यास करना नहीं आया बेटा, ठीक से वाक्य विन्यास करना नहीं आया, क्वेश्चन की मांग को समझना नहीं आया, ठीक है, कंटेंट को लयबद्ध तरीके से लिखना नहीं आया। तो बच्चों आप इन चीजों को बहुत बारीकी से देखो, उसे नोट करो कि मुझे क्या ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। उसके परिप्रेक्ष्य में हमसे मिलो, मेंटर से मिलो और इसका निदान करो। और वर्तनी के बारे में क्या है कि जब तुम यहाँ वर्तनी लिखते हो तो तुम्हें पता चलता है कि ये शब्द मैंने अशुद्ध लिख दिया, चलता है कि नहीं चलता है, लेकिन तुम क्या करते हो, फिर भी लिखते ही चले जाते हो। तो बस यही तुम्हारी गलती है, तुमने लिख दिया अशुद्ध, कोई बात नहीं, अब यहां से एकदम से तुम उसे कैसे शुद्ध करोगे, तो गलती हो जाएगा ना बेटा। वो फिर एकदम से कैसे उसको तुम डिक्शनरी में खोजोगे या कहीं देखोगे, ये तो बड़ी दिक्कत हो गई, लॉन्ग प्रोसेस हो गया कि हाँ तो तेज लिखना है। तो क्या करो, उसे अंडरलाइन करो। क्या करो बेटा, उसे अंडरलाइन करो, अंडरलाइन कर लो जितने भी शब्द है। जैसे ऐसा नहीं कि तुम लोग सब शब्दों में गलती करते हो, कहीं कहीं गलती करते हो, कहीं कहीं गलती करते हो, तो उसे अंडरलाइन करो और उन पर जाकर उसी दिन काम करो बेटा कि मैंने ये शब्द एक बार मैंने, हालांकि शब्द एक बार मैंने गलत लिख दिया, हालांकि शब्द मैंने एक बार क्या लिख दिया, गलत लिख दिया। तो अब मैं ऐसे लिखा, आपने आपने हालांकि लिखा या आपने ऐसे चूंकि लिखा, क्योंकि ऐसे ना लिखकर बल्कि बड़ी की मात्रा दे दी, इसमें ज्यादा आप गलतियां करते हो, बहुत सारी गलतियां करते हो आप, क्योंकि वगैरह में छोटी की करनी है कि बड़ी, जाति है ना, गए गए तो ठीक लिख ले, तो जाति, जाति में कर दो कि ये जाति है या फिर ये जाति है, ठीक है। बट गलती करते वक्त तुम्हें क्या पता चलता है, पता चलता है कि गलती करती, तो उसी दिन जाकर उस पर अच्छे तरीके से तुम्हें क्या करना है, काम करना है, ताकि वे त्रुटियां फिर कभी ना हो। क्लियर हुआ। यकीन मानिए, यदि आपने एक महीना लगकर इस पर काम किया तो बच्चों भविष्य में आप वर्तनी के स्तर पर कोई भी अशुद्धि नहीं करोगे। और इसमें आपको विश्वास है कि नहीं है, आप एक महीने में सारे शब्द आप लिखना सीख जाओगे, तो आधा घंटा उसी को सही। यस और नो। देखो बेटा, हमें तो हर तरीके से अपने आप को तैयार करना है ना, हमें सफलता कब मिलेगी, जब हम हर तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। तो हमें सब पर अपना काम करना है। तो ये भी बच्चों एक हमारी कमी है, इस पर भी हमें ऐसे काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो ऐसे इसे कर सकते हैं। इन कुछ बातों को ध्यान रखो और तब लिखने बैठो। और यदि एक प्रश्न की लिखावट में प्यारे बच्चों मान लो ज्यादा समय लग रहा है, मतलब कोई कोई बच्चा कहता है कि सर 1 घंटे का समय लग जा रहा है, 1.5 घंटा लगे, एक बच्चा कह रहा था सर 2-2.5 घंटे से पहले लिखा नहीं जाता, तो बेटा 2-2.5 घंटे स्वाभाविक रूप से ज्यादा है, ठीक है, हम इसका समर्थन हम भी नहीं करेंगे, लेकिन ये आपकी प्रारंभिक अवस्था है। यदि 3-4 प्रश्न भी आप 2-2.5 घंटे के साथ लिखते हो तो पांचवें में कमी होनी चाहिए समय में, छठे में और कमी होनी चाहिए, और आपका समय घूम फिर कर 20-25 मिनट पे आना चाहिए। लेकिन यदि वो एक दिन में नहीं आया तो बच्चों आपसे आपको झुंझलाने की आवश्यकता नहीं है इसमें कि आप झुंझला जाओ, आप निराश हो जाओ, आप हताश हो जाओ। धीरे धीरे प्रयास करो, आ ही जाएगा, ठीक है। तो धैर्य बनाकर रखोगे, ठीक है। अब लिखो इसमें पहला वर्ग भेद, अभी तो समय बाकी है। वर्ग भेद, ये बच्चे ने एक बार और लिखा था, इस बच्चे ने, तो हमने उस दिन तो पढ़ा नहीं था इसको,
तो आज और लिखा था ना बेटा, जिसने लिख के भेजा है ना, एक बार और लिखा था उन्होंने सेम। उन्होंने लिखा है कि प्रिय गुरुजी, आपके आने से पहले यानी प्रीलिम्स के पहले जसवंत सर बोले थे कि मंजू सर इतना बेटा बेटा कहेंगे कि आप अपने पापा को भूल जाएंगे। ये बात तो सत्य हुआ प्रभु कि आप हमेशा प्रभु प्रभु वगैरह मत लिखा करो भाई, हमेशा प्यार से बेटा बेटा कहकर पढ़ाते हैं। हम लोग अपने पापा को तो नहीं भूले, बहुत बढ़िया। लेकिन जसवंत सर का बात सत्य निकला। मेंस क्लास खत्म होने के बाद आप बहुत याद आओगे। अभी कहाँ खत्म हो रही है तुम अभी से माहौल बना रहे हो। तो ये इस स्ट्रक्चर पर कल ठीक से लेखन करेंगे, ठीक है। अब ये सारी बातें आपको क्यों बताई, क्यों बताई पता है? क्योंकि इसका हमारे पास समय था और नेटवर्क में आज प्रॉब्लम चल रही है, आपको तो पता ही है ना। तो ऊपर क्लास बाधित हो गई थी, तो हमने अवसर लेकर तुम्हें ये बातें बता दी, ठीक है। नहीं तो हम इसको तो लिखवा ही देते आज। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।